हेलो गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स चैप्टर का ये 9th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसे कई जगह पे जीओसी या जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी पढ़ा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही है, लेकिन एनसीईआरटी में ये कुछ टॉपिक्स में कवर कर दिया गया है, जिसमें स्टार्टिंग होती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें सबस्ट्रेट, रिएजेंट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनता है, इससे स्टार्ट होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले सीक्वेंस वाइज एक एक स्टेप को समझना होता है, जिसमें सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके क्लीवेज या फिजन के बारे में बात करते हैं। उससे बनने वाली स्पीसीज जो होती हैं वो कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स, इनके बारे में बात करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। रिएजेंट के डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, उनके बारे में बात होती है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड्स, जिसमें हम मेनली तीन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा ये हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली इस पूरे जीओसी का पार्ट है। इसमें एनसीईआरटी में ये थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, लेकिन हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहेंगे। अगर आपने एक सीक्वेंस में पढ़ा तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इन सभी को एक बार सिस्टमेटिकली लिखा है, वहाँ से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीओसी या जीओसी के सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक सी बात जो आप जानते भी होंगे, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओल्ड बॉन्ड का मतलब यहाँ पे है कि जो रिएक्टेंट हमारे पास होते हैं, उन रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ओल्ड बॉन्ड बोल रहे हैं, और न्यू बॉन्ड्स का मतलब है प्रोडक्ट्स में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम न्यू बॉन्ड बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम एक रिएक्टेंट लेते हैं ए बी, हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट हैं ए बी और एक्स वाई, जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो सबसे पहले ये इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और इनसे इंटरमीडिएट स्पीसीज कुछ इस तरह की बन जाती हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, ये हाइपोथेटिकली बन सकती हैं। इसके अलावा भी और कोई स्पीसीज बन सकती हैं। जब ये स्पीसीज या इंटरमीडिएट स्पीसीज जो होती हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं तो इनके बीच में ए और वाई के बीच में बॉन्ड बन सकता है और बी और एक्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है। पहले ए और बी के बीच में बॉन्ड था, बाद में ए और वाई के बीच में बॉन्ड हो गया, मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुए और नया बॉन्ड ए और वाई के बीच में बन गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन रिएक्टेंट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जिनको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं और सेकंड जिन्हें हम रिएजेंट बोलते हैं। सबस्ट्रेट जो होता है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में उसको रिएजेंट बोल सकते हैं। अगर दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो हम जो छोटी स्पीसी या अटैकिंग स्पीसी जो प्रोवाइड करता है उसको रिएजेंट बोलते हैं, और जिसके ऊपर रिएक्शन होती है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे CH4 और Cl2, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो ये एक CH4 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम सबस्ट्रेट बोल देंगे, और ये Cl2 जो है वो हमारी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम रिएजेंट बोल देंगे। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट के लिए वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो हमारा सबस्ट्रेट होता है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो हमारा रिएजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पे ये एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि एल्कीन है, तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, और H2O एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे ये रिएजेंट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होते हैं। दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। दोनों ही क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, क्योंकि इनिशियली यूज हो रहे हैं, इनिशियली रिएक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पूरे जीओसी वाले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा दैट इज बॉन्ड क्लीवेज। अब बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का हो सकता है, हेटेरोलाइटिक और दूसरा है होमोलाइटिक। क्या होते हैं एक एक करके बात करेंगे आगे। दूसरा जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जब उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। मेनली 3 इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स। इसके अलावा कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये 3 रेडिकल भी बनते हैं लेकिन बहुत कम रिएक्शंस बनते हैं। मेनली हम इन 3 जो इंटरमीडिएट हैं, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल, इनके बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अटैकिंग स्पीसी जो कि रिएजेंट से हमें मिलती हैं, रिएजेंट से जो अटैकिंग स्पीसी मिलती हैं वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं, न्यूक्लियोफाइल और एक हो सकती हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या होती हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और टेम्परेरी ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब है कि ऐसे इफेक्ट जिनकी वजह से परमानेंटली चेंज हो जाता है बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनकी वजह से परमानेंट चेंज होता है, वो परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं, उनको परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, मेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों ही परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और 2 टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में पास आते हैं तो ये इनकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट जो हैं वो टेम्परेरी हैं। जब ये सिर्फ इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो तभी होगा जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो हैं वो आपस में पास आएंगे, जबकि ये परमानेंट इफेक्ट जो हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट परमानेंट होता है। इनकी वजह से सबस्ट्रेट हो या सबस्ट्रेट के सामने रिएजेंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉन्ड क्लीवेज की बात करते हैं। बॉन्ड क्लीवेज मैंने आपको बताया 2 टाइप्स का होता है। पहला है हेटेरोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक का मतलब जो बॉन्ड है, ये जैसे कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड है। अब बॉन्ड जो बना है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा, कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होगा। अब ये बॉन्ड जो है वो अनइक्वली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अनइक्वली ब्रेक होने का मतलब क्या है कि कार्बन और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। यहां अगर मैं पहला केस ऐसे मान के चलता हूं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से कम है, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एक्स जो है वो क्या करेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको ले जाएगा और कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहाँ कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा और एक्स जो है वो एक एनायन के फॉर्म में निकल जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और वाई जो ग्रुप लगा हुआ है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो भी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या होगा, वाई जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेके जाएगा, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन कार्ब एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन जाएगा और वाई के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कैटायन बन जाएगा। तो ये हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज है उसकी वजह से कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। जबकि दूसरा टाइप का जो है वो होता है हमारा होमोलाइटिक। अच्छा, हेटेरोलाइटिक जो क्लीवेज है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा कैसा हो, पोलर हो। पोलर का मतलब जिसके ऊपर ऑलरेडी इंटरनली पोल्स हों, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स प्रेजेंट हों, तो उनको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट का एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। अगर वाटर की प्रेजेंस है या अदर कोई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस है तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर एसिड या बेस जो है उनकी प्रेजेंस होती है तो भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। लो टेम्परेचर पर भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ज़्यादा फेवरेबल होता है और जो रिएजेंट है या अटैकिंग स्पीसीज हैं वो आयनिक अगर स्पीसीज हैं तो वहाँ पे भी हेटेरोलाइसिस या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है। सेकंड टाइप का जो बॉन्ड क्लीवेज है दैट इज होमोलाइटिक। नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब इक्वल। अगर कार्बन और ये जो ए है, मतलब कोई भी
एटम, इनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो एग्जैक्टली सेम हो या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वो इक्वली क्या होगा, डिवाइड होगा, और इनके पास, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में रह जाएगा, और जो ए है उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इस तरह की स्पीसीज जो होती है, अगर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन बनता है, जबकि होमोलाइटिक क्लीवेज से कार्बन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज की फेवरेबल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो फेवरेबल कंडीशन सबसे पहला है, नॉन पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में होमोलाइसिस ज़्यादा फेवर होता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस अगर होगी तो भी होमोलाइसिस ज़्यादा होगा, या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, जैसे H2O2, या फिर कोई पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है तो भी होमोलाइटिक क्लीवेज ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज ज़्यादा होता है, और रिएजेंट या अटैकिंग स्पीसी फ्री रेडिकल हो तो उस केस में जो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, वो होमोलाइसिस होगा। तो ये फेवरेबल कंडीशंस हैं कुछ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज की। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने आपको बताया था 6 टाइप के हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट की एक एक करके बात करते हैं। ये भी हमने जान लिया कि जो कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन बनते हैं वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं, जबकि कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो होमोलाइटिक क्लीवेज से फॉर्म होता है। पहले एक एक करके बात करते हैं। कार्ब कैटायन या कार्बो कैटायन, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का इस तरह का, अगर सिर्फ कार्बन की बात करें, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं हो, ये वाला, ये कार्बन नहीं, मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज नहीं हो, तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 और 2p3 होता है। एक्साइटेड स्टेट में होता है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, आपका कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाएगा। यानी कि कार्ब कैटायन में हमारे पास क्या होता है, एक p ऑर्बिटल जो होता है वेकेंट होता है। एक p ऑर्बिटल कैसा होता है, वेकेंट। तो कार्बन जो है, ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके थ्रू तो क्या बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और इसके पास एक p ऑर्बिटल जो होता है, ये वाला जो p ऑर्बिटल वो वेकेंट होता है, ये याद रखना। तो अगर कार्ब कैटायन की सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। आप जानते हैं स्टेरिक नंबर अगर इसका काउंट करें तो यहाँ पे 3 स्टेरिक नंबर है, और 3 स्टेरिक नंबर होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो अगर होता है तो शेप जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक प्लेनर स्पीसी होती है, मतलब प्लेनर मतलब आपको जैसा ये 2D में दिख रहा है वैसा ही है, और ये जो p ऑर्बिटल आपको ये दिख रहा है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो है वो इस प्लेन से आधा ऊपर निकल रहा होगा और आधा अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये 3D में अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये वाला जो 3 बॉन्ड्स हैं ये तो इसी प्लेन में रहेंगे, और ये जो p ऑर्बिटल जो प्रेजेंट रहेगा वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जो होंगे वो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। 6 कैसे होंगे, 1 2 एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने से आएगा, इसी तरह से यहाँ से 2 और यहाँ से 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास कितने रहेंगे, 6 होंगे। यानी कि कार्ब कैटायन में जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो होता है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अभी हम बात करेंगे। लुईस एसिड आप जानते हैं ऐसी स्पीसीज जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ले सकती हैं उनको लुईस एसिड बोलते हैं, और ऐसी स्पीसीज जो लॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो ये एक लॉन पेयर ले सकता है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए जो कार्ब कैटायन जो होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ब एनायन की। कार्ब एनायन जो होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2p3। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कैसे, कौन सी स्टेट में होगा, जब नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में होगा। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से इसमें किसी में भी या 2s1 में कह लो या 2p1 में कह लो, किसी भी एक जगह पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा दिखा रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके पास ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे एक लॉन पेयर हो जाता है। ये वाला जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे
पे भी हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आया है वो 2s में भी जा सकता है, 2p में भी जा सकता है, किसी में भी जाएगा, जहां पे भी जाएगा वो पेयरिंग कर लेगा। इसका मतलब इसके पास क्या है, एक लॉन पेयर है। मतलब यहाँ पे 3 जो हैं वो तो बॉन्ड्स बन रहे होंगे और एक क्या होगा, एक्स्ट्रा लॉन पेयर होगा। तो पहली बात कार्ब कैटायन के लिए, कार्ब एनायन के लिए आप याद रखेंगे कि ये कैसी स्पीसी है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं और एक लॉन पेयर है, यानी कि स्टेरिक नंबर इसका 4 हो गया, और 4 स्टेरिक नंबर होने की वजह से इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो कैसा होगा, sp3 है ना 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर। शेप की अगर हम बात करें तो शेप जो होता है वो अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें, sp3 की ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री, लेकिन क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका शेप जो होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, जैसा अमोनिया का शेप होता है। अमोनिया में भी 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के पास होते हैं और एक लोन पेयर होता है, उसकी भी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, हाइब्रिडाइज्ड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से आ जाएंगे, जब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे किसी के साथ में तो 3 और लेके आएंगे तो 6 हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, मतलब टोटल इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्ब एनायन यानी कि कार्ब एनायन में कार्बन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। और क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी भी कहलाती है। और ऐसी स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं। आगे हम ये चीज़ और भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप का जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या है, जितने कार्बन के पास में बॉन्ड, जब कार्बन ने बॉन्ड बनाए थे, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन जो इसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया था वो इसके पास ऑलरेडी आ गया, मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन अभी भी हो जाएंगे। अब इस केस में यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई इसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज आया ना नेगेटिव चार्ज आया। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसने जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में दिए थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास खुद आ गए, तो ये एक न्यूट्रल स्पीसी है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल जो बॉन्ड्स बन सकते हैं या बने हुए हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, sp2। यहाँ मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी हर एक लाइन से क्वेश्चन है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन है जो भी मैं आपको लाइन बता रहा हूँ। अच्छा, sp2 है तो इसका शेप जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता ही है, अगर sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड की जगह लोन पेयर आता है तो उनका शेप जो है वो चेंज होता चला जाता है। यहाँ पे sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp होता है तो लीनियर शेप होता है, ठीक। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अभी बॉन्ड क्लीवेज से बना है, बाकी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, और ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो 3 किसी और के साथ, जब जिस भी एटम के साथ में फॉर्म करेंगे उनसे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 तो यहाँ से आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो क्लीवेज की वजह से बना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस कार्बन के पास कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो भी वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होता है। कार्ब कैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों के ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, जबकि कार्ब एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, लेकिन ये लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लुईस एसिड को एक्ट करने के लिए यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जबकि कार्बन फ्री रेडिकल में कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कार्ब कैटायन में वेकेंट ऑर्बिटल था, इसीलिए कार्ब कैटायन जो था वो लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, जबकि कार्बन फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि लुईस एसिड के लिए लॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। क्लियर? तो ये हमने 3 जो हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज के बारे में बात कर ली।
अब हम बात करते हैं रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट जो होते हैं उसके दो पार्ट हैं। रिएजेंट जो हैं उसके दो पार्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोलते हैं। और इसको अगर आप याद रख पाएं तो ई पॉजिटिव करके याद रखना हमेशा, यहाँ से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ई पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाला जो रिएजेंट का पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफाइल बोलें या फिर NU नेगेटिव आप याद रख लें। NU नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ये न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी। जो जिसके पास पॉजिटिव है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा जहां नेगेटिव चार्ज होगा। बस इतनी सी बात आप याद रख सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो इलेक्ट्रोफाइल फिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल या ई पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं विच अटैक ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट। जो हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे थे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उसका नेगेटिव पार्ट जहां होगा उसके ऊपर ये ई पॉजिटिव जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखेंगे वहां ये अटैक कर देगा। ये चार टाइप के हो सकते हैं वैसे तो आप जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, जहां पे वेकेंट ऑर्बिटल हो, जहां पॉजिटिव चार्ज हो या जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो सारी के सारी स्पीसीज जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकती हैं। तो चार टाइप के कौन कौन से, सब जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो सभी आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकती हैं। जितनी भी लुईस एसिड हैं, क्योंकि लुईस एसिड जो होते हैं अगर उनमें पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो भी सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। मल्टी बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रीन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें तो पॉजिटिव चार्ज जैसे H+, H3O+, NO2+, NH4+, CS3+, R+, जितने भी जिनके ऊपर भी प्लस हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं। लुईस एसिड्स के एग्जांपल की बात करें जिनमें ये जितने भी हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो लुईस एसिड एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है या वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जैसे BX3 में बोरॉन के पास में, AlCl3 के पास में, PCl3 में फॉस्फोरस के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ PCl5 में भी फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इन सभी के पास जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो या इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो सभी स्पीसीज लुईस एसिड जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। मल्टी बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जैसे CO2, SO2, SO3। CO2 जो होता है कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होता है। सिमिलरली SO2 जो होता है उसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं, या SO3 की बात कर लें तो SO3 में भी डबल बॉन्ड होते हैं। तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो भी किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। फ्री रेडिकल या कार्बिन, नाइट्रीन जो होते हैं वो उन फ्री रेडिकल में भी हमने देखा इनमें भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपके न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या इसको हम बोलते हैं NU नेगेटिव। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं और ये सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट के ऊपर अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं जैसे OH-, NH2-, X- माने हेलोजन जितने भी हैं, ये Cl- है, Br- है, I- है, F- है, ये सभी जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं या कार्ब एनायन जो जितने भी हैं वो सभी आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। लुईस बेस जितने भी हुए, लुईस बेस का मतलब जिनके पास लॉन पेयर होता है जो डोनेट हो सकता है वो सभी लुईस बेस होते हैं। जैसे अमोनिया हुआ, अमाइंस हुई, एल्कोहल्स हुए या H2 हुआ, जिनमें जिनमें भी लॉन पेयर प्रेजेंट होता है वो सभी स्पीसीज जो होती हैं वो लुईस बेस की तरह एक्ट करती हैं। और लुईस बेस जो होते हैं वो हमेशा किसकी तरह एक्ट करते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के हमने रिएजेंट के बारे में बात की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट इज परमानेंट इफेक्ट, है ना। ये कैसा है, परमानेंट है। डेफिनेशन से ही यहाँ पे स्टार्टिंग में हर एक डेफिनेशन का हर एक वर्ड जो है वो इसकी एक प्रॉपर्टी को बता रहा है। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या है,
यहाँ पे सबसे पहली बात ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है आपका, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये कब होगा, इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पे ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है। अच्छा, आगे यहाँ की बात कर लें, अगर इस सिर्फ इतने से पार्ट को देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं दिखाई दे रहा है अभी तो, अगर सिर्फ इसको ही देखें तो। लेकिन यहाँ पे भी पोलराइजेशन आ जाएगा अगर इन दोनों कार्बन का बिहेव जो है वो अलग हो जाए। कैसे अलग होगा वो समझिए। जैसे ये पूरी कार्बन चेन है और इसके एंड में हमारे पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन लग गया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही सही। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली 2.5 होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 4 है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होने तो दोनों के बिल्कुल बीच में चाहिए थे, सेंटर में होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, तो ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। यानी कि अब यहाँ पे समझना, ये दोनों कार्बन आपको पहले जो ऐसे दिख रहे हैं कि दोनों कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, अब यहाँ पे चेंज हो गई इनकी। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये बगल वाले फ्लोरीन से तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता, तो फिर किससे डिमांड करेगा, यहाँ से कार्बन, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, खींचने की कोशिश करेगा और खींच भी लेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी हो रखी है, और डेफिशिएंसी हो रखी है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के लेके जाएगा ये कार्बन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। सिमिलरली यही काम यहाँ पे आगे भी होगा। इस कार्बन की देखें और इस कार्बन, दोनों कार्बन में देखें तो ये दोनों कार्बन में इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो ये भी क्या करेगा, अपने पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट कैसे हो सकता है, जैसे इस कार्बन चेन के एंड में एक ऐसा ये एटम या कोई ग्रुप लग गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा एक्सेस है। ऑक्सीजन भले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज अगर है, सिर्फ ऑक्सीजन होता तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। मतलब ये क्या चाहेगा, ऑक्सीजन क्या चाहेगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स जाएं। देखो, एक रूल आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट कब होती है, जब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। अगर उसके पास नेगेटिव आए या पॉजिटिव जाए, कैसा भी चार्ज आएगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या चाहता है, इस चार्ज को कहीं दिया जाए। अब ये चार्ज को देने के लिए इसके पास में कौन है, कार्बन, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन को ट्रांसफर कर देगा, कार्बन को ट्रांसफर कर देगा, इसको कार्बन को ट्रांसफर कर दिया, कार्बन को ट्रांसफर करेगा तो ये एक तरह से इसके पास कमी होगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर देगा। अब जैसे इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो ये भी क्या करना चाहेगा, दूसरे को देना चाहेगा, तो ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ बढ़ गया। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप्स का हो गया, ये हमने बता ही दिया। ठीक है, तो 2 टाइप्स का हो गया। टाइप्स में अगर हम जा देखें तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वो प्लस आई, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स शोज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ग्रुप्स शोज प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? तो ये 2 टाइप्स के हो गए। अब इनके डिफरेंट ग्रुप्स देखें उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लो। परमानेंट इफेक्ट है, मैंने बता ही दिया, ट्रांसफर थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली। ये जो इफेक्ट है आई इफेक्ट से, जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा? सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू होगा। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब 2 या 3 एटम्स के बाद में इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का इफेक्ट 1 2 3, यहाँ 3 या 4 कार्बन के बाद में अगर और आगे भी कार्बन लग रहे होंगे तो इसके बाद में यहाँ पे इनके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ज़्यादातर इफेक्ट इसके बिल्कुल सराउंडिंग सबसे पहले वाले पे होएगा, उससे थोड़ा सा इफेक्ट नेक्स्ट पे, थर्ड पे, थोड़ा सा फोर्थ पे जाते जाते तो बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्लियर? क्लियर? आगे बात हम करते हैं जो आई इफेक्ट के टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे माइनस आई ग्रुप्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, बस एक ही वर्ड आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लें। अब जैसे अगर कार्बन चेन के आगे ये NF3 लग जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा खींचेगा। अगर ये किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ यहाँ पे 3 फ्लोरीन और लग रहे हैं। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसके ये फ्लोरीन जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम देखें इन सभी ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट जो माइनस आई इफेक्ट जो शो करता है वो NF3 पॉजिटिव करता है, उससे कम NF3 ये NR3 पॉजिटिव करता है, उससे कम NS3 पॉजिटिव करता है, NO2 उससे कम करता है। ये जो सीक्वेंस है ये इसमें ये अगर ये ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम ये अगर लगे हुए होते हैं तो ये कार्बन में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करते हैं, और यहाँ विड्रॉ इस सीक्वेंस में करेंगे। बस ना ये चीज़ आप बस जर्नली याद रखना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी वो उतना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, और उसका इफेक्ट जो है माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट जो होता है वो आइडियली, या मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मान के चलते हैं, 0, चाहे उसका ना तो प्लस आई इफेक्ट होता है ना माइनस आई इफेक्ट होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं हाइड्रोजन के लिए। इसी तरह से प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कौन से ग्रुप शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे CH2 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये किसी कार्बन चेन में जुड़ेगा तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा। उसके बाद में अगर NH2 है नेगेटिव तो ये भी डोनेट करेगा। अब इन दोनों में से अगर हम बात करें, इन दोनों में कंपेयर करें कि ये ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन या CH2 ज़्यादा डोनेट करेगा या NH2 डोनेट करेगा, तो देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, भले ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है लेकिन डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी क्या होगी, कम होगी, और डोनेट करने की टेंडेंसी अगर NH2 में नाइट्रोजन की कम है तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो भी कम होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी या टेंडेंसी NH2 के कंपैरेटिवली और कम होगी। तो ये यहाँ पे सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इस तरह से होता है यहाँ पे। और आई जो होता है हाइड्रोजन का तो हमने बता ही दिया था, 0 होता है। जैसे यहाँ पे एक है CT3, CD3 और CH3। CT3 मतलब ये ट्रिटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ट्रिटियम ड्यूटेरियम। अगर इनके कार्बन के साथ में ट्रिटियम लगा हो, ड्यूटेरियम लगा हो, या फिर हाइड्रोजन प्रोटियम के फॉर्म में हो, तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो CT3 का होता है, उससे कम CD3 का और सबसे कम CH3 का। यहाँ पे अगर इसमें इनमें अगर कंपेयर करके देखें, इनको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये अगर पूरा ग्रुप जो है वो किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हो, तो ये कार्बन जो है यहाँ से क्या होगा, देखो ये CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट करेगा, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इधर से भी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इधर से भी। तो यहाँ तीनों तरफ से CH3 जो इसके साइड में लगे हुए हैं वो माइनस चार्ज को इस कार्बन के जो सेंटर वाला कार्बन है जो कि कार्बन चेन से जुड़ेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को एनहांस कर रहे हैं। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा ये क्या करेगा, डोनेशन उतना ही ज़्यादा करेगा। अगर इस जो सेंटर
जो ये कार्बन जो जिस कार्बन चेन से जुड़ेगा उसके ऊपर अगर दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे तो दो मिथाइल ग्रुप तीन मिथाइल ग्रुप के कंपैरेटिवली कम नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, और कम नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा इस ग्रुप का, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, वो कंपैरेटिवली कम होगा। और यहाँ CH3 और CH2 CH3 सिर्फ एक ही CH3 लग रहा है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरेटिवली और कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर करेंगे। अभी हम इफेक्ट सीख रहे हैं कि किसका कौन सा इफेक्ट होता है। तो आप एक लाइन याद रख लें, इलेक्ट्रॉन डोनेशन जहां पे भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन जहां पे भी होगा वहां पे कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में सबसे एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कार्ब कैटायन या कार्बन आयन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम आई इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि अगर हम तीनों इफेक्ट की बात करें जो हमें पढ़ने हैं, कौन सा इफेक्ट है हमारा, रेजोनेंस इफेक्ट, एक हमारा पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और एक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आई इफेक्ट। इन तीनों इफेक्टों में बात करें सबसे वीक इफेक्ट जो होता है वो आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट होता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तब हम कौन से इफेक्ट से ही एक्सप्लेन करेंगे, आई प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये किसी कंपाउंड में तीनों ही इफेक्ट प्रेजेंट हैं तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट जो होगा वो रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कम जो होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब हम कुछ ऐसे जो एग्जांपल देखेंगे जिनमें सिर्फ आई इफेक्ट ही लगता हो, इनमें जिनमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़े भी नहीं है तो हमें आइडिया भी नहीं होगा। लेकिन मैं एग्जांपल्स वही लूंगा जिनमें सिर्फ आई इफेक्ट ही होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले स्टेबिलिटी के लिए मैं दो रूल्स बता देता हूं आपको। किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए, चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ो, रेजोनेंस पढ़ो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, किसी भी इफेक्ट से एक्सप्लेन करो, ये दो जनरल रूल हमेशा काम आते हैं। पहला है, इसको वैसे कोई किसी बुक में आपको नहीं लिखा मिलेगा, इसको बोलते हैं चाहत रूल। चाहत रूल का मतलब अगर किसी की इच्छा या चाहत पूरी होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे आप जो चाहते हो वो आपकी पूरी हो जाए तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। तो यहां पे सेम बात केमिस्ट्री में एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या चाहता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आए, नाम से ही पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या चाहता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके पास पॉजिटिव आए। तो या फिर इसको एक चीज से और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से, है ना। अगर आपको पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं, sp, sp2 और sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 2.5 होती है sp3 कार्बन की, और 2.75 होती है sp2 कार्बन की, और 3.25 होती है sp कार्बन की। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp कार्बन की। मतलब sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो वहां पे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। वहीं sp3 हो एक जगह पे तो उसके पास में नेगेटिव कंपैरेटिवली कम आना चाहिए, क्योंकि ये कंपैरेटिवली कैसा है, इन दोनों हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कह लो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लो, उसके पास पॉजिटिव रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये सारी कंपैरेटिवली हैं। आप ऐसा मत कहना कि सर आपने बोला था sp3 कार्बन जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसके ऊपर पॉजिटिव नहीं, मैं बोल रहा हूँ कंपैरेटिवली। यहाँ कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं सारी की सारी। यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज में ज्यादा खुश रहता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ ये एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, अब देखो ये जो है इस कार्बन के अगर देखें तो ये sp3 कार्बन है, यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ पे ये sp3 कार्बन है, ये जो है वो sp3 कार्बन, ये जो है वो sp2 कार्बन, और ये जो है वो sp कार्बन। अब आपको अभी मैंने बताया जैसा कि sp3 कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। sp2 के पास कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा, और sp जो है
वो तो सबसे लीस्ट स्टेबल है। जब sp तो क्या चाहता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आए, है ना। जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ ये वाला sp है, ये sp2 है और ये sp3 है, तो sp वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो, और sp3 वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने बातों ही बातों में आपको कार्ब कैटायन और ये 3 कार्ब कैटायन और 3 कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बता दी। ऐसे ही आप हर जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है टेंशन फ्री रूल, जो मैंने आपको बातों ही बातों में पहले भी बता दिया था। लेस टेंशन मोर स्टेबल। लेस टेंशन, किसी भी एटम की या फिर स्पीसी की जो टेंशन होती है वो होती है चार्ज। चार्ज जो होती है वो टेंशन है। भले ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहे, लेकिन जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है यानी कि चार्ज आ जाता है तो उसको टेंशन हो जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहे लेकिन जैसे उसके पास से चली जाती है तो उसकी टेंशन हो जाती है। यानी कि चार्ज जैसे ही आता है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव आए चाहे वो चार्ज नेगेटिव आए, तो जो स्पीसी है या एटम है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो चार्ज जो है चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कैसा ही चार्ज होगा, जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये 2 रूल हमेशा काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ये आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका बता दो फटाफट। तो देखो अभी हमने सीखा था कि CH3 जो होता है, CH3 ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ 3 CH3 लग रहे हैं, तो तीनों तरफ से CH3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में न्यूट्रलाइज होंगे। या यूं कह दें कि ये पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी, सबसे ज़्यादा पूरी हो जाएगी। 2 अगर CH3 हैं तो वो देंगे तो सही, पॉजिटिव चार्ज कम तो करेंगे लेकिन पहले के कंपैरेटिवली कम करेंगे, और इसमें सिर्फ एक ही है तो इसकी जो है वो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज को कम कर पाएंगे। तो सबसे लेस पॉजिटिव चार्ज किसके पास रह गया, फर्स्ट वाला जो है उसके पास सबसे कम चार्ज रहेगा इन तीन CH3 की वजह से। उसके बाद में किसके पास रहेगा, B के पास, ठीक है, सॉरी हाँ, और C जो है उसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज रहेगा क्योंकि कम जो है वो बहुत थोड़ा सा कम हुआ है। तो स्टेबिलिटी जो है वो कैसे, मैंने अभी आपको बताया, चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जिसके पास सबसे कम चार्ज है, जो कौन सा है, A है, तो A जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, B उससे कम, और C जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। या इसको ऐसे भी बोल देते हैं, ये कार्बन जो है उसकी डिग्री निकालना चाहें, ये 3 अदर कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन। तो इस चीज़ को याद भी रख लेते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटन उससे कम, और 1 डिग्री कार्बोकेटन जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है। क्लियर बात, समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, CH2 ये और CH2 यहाँ पे तीनों में ही कॉमन है, बस यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 3 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये ग्रुप क्या करेंगे, ध्यान से समझना। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन तीनों में। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पहले से ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अभी और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्लोरीन जो है वो कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरेटिवली कम है, और ब्रोमीन जो है वो तो क्लोरीन से भी कम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास आया, A के पास, और जिसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज आता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए A की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, B की उससे ज़्यादा, और C की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आई समझ में, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट से हम किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स कार्बोकैटायन के सराउंडिंग में लगे रहेंगे वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप जितने ज़्यादा लगेंगे वहाँ स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जितने ज़्यादा हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज हो गई। तो इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं। सिमिलियर बात जो है वो हम एनाइन की स्टेबिलिटी के लिए भी बोल सकते हैं। अब एनाइन अगर आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट भी, बाकी आप अगर डायरेक्ट ऐसे याद रखना चाहेंगे तो याद रख के भी कर लो कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट के। ऐसे ही इसको याद रखना चाहें तो इसको याद रख लो, बाकी आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है उससे निकालना चाहें तो उससे भी निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ ये सारा का सारा जो है वो पार्ट तो सेम है। अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या कंपेयर करेंगे, देखो ये CH और ये CH इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये CH3 इसका पॉजिटिव चार्ज प्लस आई इफेक्ट जितना इसमें लगेगा उतना ही A में लगेगा, उतना ही B में भी लगेगा, तो इनसे तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं। अच्छा यहाँ जो है वो CH3 ये CH3 इससे भी कोई कंपेयर नहीं, इस कार्बन से भी कोई कंपेयर नहीं। ये CH3 और यहाँ पे Cl, ये CH3 और यहाँ पे Cl। अच्छा CH3 जो है वो क्या करेंगे प्लस आई, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो क्या करेगा प्लस आई का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये Cl माइनस आई इफेक्ट शो करने मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, इसका चार्ज कम हो जाएगा। जिसका चार्ज कम हुआ उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो B की स्टेबिलिटी जो है वो A की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलरली सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो जिसके पास ये OH है, यहाँ NH2 है और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इन तीनों में से अगर देखें बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो तो सेम ही है। इनका जो है यहाँ OH NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनकी अगर हम बात करें तो इनका माइनस आई इफेक्ट जो है ना, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ये भी अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपनी तरफ खींचेगा। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, OH जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा। सबसे ज़्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा कम करेगा। ये कंपैरेटिवली कम खींचेगा तो कम नेगेटिव चार्ज कम होगा, ये उससे भी कम खींचेगा तो इसकी नेगेटिव चार्ज और भी कम होगा। तो सबसे कम चार्ज किसके पास हो गया, A के पास। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, A की। स्टेबिलिटी की अगर ऑर्डर की बात करें तो जिसके पास सबसे कम चार्ज है इफेक्ट्स लगाने के बाद में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, फिर उसके बाद B और उसके बाद C जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है, समझ में आया क्या नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर डायरेक्ट आप याद रखना चाहते हो तो ट्रिकली भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव जो है उसकी स्टेबिलिटी माइनस वाले से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और प्लस यानी कि कार्बोकैटायन या प्लस वाला चार्ज वाला जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा इंटरमीडिएट हमने बात की थी, कौन सा, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बोकैटायन के ही इक्विवेलेंट मानो, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैंने आपको बताया था अभी तीनों के जब कंपैरिजन करवा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बोकैटायन के पास में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और कार्बन फ्री रेडिकल के पास में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है, जैसे CH3 जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये तो इसके पास एक तरह से ये, इसको आप जहां पे फ्री रेडिकल है ना वहां पॉजिटिव मान के आप आंसर कर सकते हो, है ना। तो इसके पास में इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को सबसे ज्यादा कम करेगा, मतलब इसके ऊपर जो डेफिशिएंसी जो है वो सबसे, इसके पास पहले A जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कम हुई,
इधर देखें तो इनकी कंपैरेटिवली कम होगी, और इस वाले में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और भी सबसे कम जो होगी, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यही रह जाएगा। मतलब चार्ज जो है वो सबसे ज़्यादा कम किसके पास है, सबसे कम किसके पास है, ए के पास। अगर ए के पास सबसे कम चार्ज है तो स्टेबिलिटी जो होगी वो भी किसके सबसे ज़्यादा होगी, ए की, फिर बी की और फिर सी की। ए जो है वो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, ये जो है वो 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल की सबसे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, और फिर सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वो 1 डिग्री की होती है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए जी, नेक्स्ट बात करें हम। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी, कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो कार्ब कैटायन के जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सेम वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं जैसे कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्ब कैटायन में भी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई के था। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। एक्चुअल में रेजोनेंस जैसा कोई फिनोमेना एक्चुअल में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में इससे हेल्प मिलती है, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकता है? डिफरेंट पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन इजीली किया जा सकता है रेजोनेंस की हेल्प से। जैसे कौन सा प्रॉपर्टी? जैसे कार्बन की अगर देखें तो बॉन्ड लेंथ जो होती है सिंगल बॉन्ड की वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, डबल की होती है कार्बन की डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34। लेकिन जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में न तो सिंगल बॉन्ड की कोई बॉन्ड लेंथ आती है, ना ही डबल बॉन्ड के बराबर। बेंजीन में कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो आती है वो इनके दोनों के बीच की आती है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की, जो कि आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब इसको ना तो हम किसी और चीज से, अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी जैसी बेंजीन की एक ही स्ट्रक्चर माने तो ये बॉन्ड लेंथ हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और रेजोनेंस में हम बोलते हैं कि रेजोनेंस की वजह से इसमें कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कार्बन के बीच में न तो सिंगल बॉन्ड है प्योरली, ना ही डबल बॉन्ड है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड है। और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ इसकी होनी चाहिए, जो कि इसकी है 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इस बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी हेल्प लगी? रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस जो है वो एक्चुअल में होता है नहीं होता पता नहीं, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए काम का है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस एनी मॉलिक्यूल आयन कैन एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे अभी मैंने बात की कि रेजोनेंस जो है कार्बन, इसमें बेंजीन, ये बेंजीन है C6H6 है ना। तो इसमें अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 इस तरह की मैंने नंबरिंग दोनों मॉलिक्यूल्स में कर दी। तो इन दोनों में आप देखेंगे कि अगर हम बोलें कि 1 और 2 के बीच में ऐसा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें डबल बॉन्ड होगा। 2 और 3 के बीच में यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। 3 और 4 के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर इन दोनों की अगर हम बात करें तो बेंजीन का सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, रेजोनेटिंग 2 स्ट्रक्चर मानेंगे। एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन की और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और इन दोनों का जो कंबाइंड या एवरेज है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको एक और नाम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर्स बनती कैसी हैं? मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक बात याद रखनी है कि एटम्स और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन कैसी रखती हैं? फिक्स। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इन सभी के लगे हुए एक एक हाइड्रोजन है। तो ये जितने भी एटम्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, पहला सिग्मा बॉन्ड जो होता है, उनकी पोजीशन भी फिक्स रहेगी। तो चेंज क्या हो सकती है? पाई बॉन्ड्स की पोजीशन, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, लोन पेयर चेंज हो सकता है, चार्ज चेंज हो सकता है, फ्री रेडिकल्स या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है।
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनमें एटम्स और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स रखनी है, लेकिन पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर और चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और इनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनी एक मॉलिक्यूल की, उन सभी का एवरेज कर देंगे तो वो हमारे बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसको हम यूज करते हैं एज एक्चुअल स्ट्रक्चर। इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को हम एज ए एक्चुअल स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, ये सभी हाइपोथेटिकल हैं। लेकिन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, एक एक्चुअल स्ट्रक्चर इसको मान सकते हैं या मानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो इनकी जो डिलोकलाइजेशन या इंटरचेंज जो होता है वो कैसे होता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के लिए हमें कुछ एरोज यूज करने पड़ते हैं। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें माइग्रेट करवाने, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, तो ऐसे ये इस तरह से कर्व एरो और इसमें पूरा एरो का एरो लगाना पड़ेगा। एरो के दोनों जो ये वाले विंग हैं, ये दोनों को, हर एक विंग एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट को, और ये दो जो विंग हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स को। अगर कर्व का मतलब मूवमेंट और एक ही विंग है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए इस तरह का एरो, डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए 3 यानी कि इक्विवेलेंट साइन का यूज करेंगे। तो ये कुछ साइन हैं जो रेजोनेंस में यूज होते हैं। अब बात आते हैं कंडीशंस या रूल्स के, जिनके थ्रू पाई बॉन्ड, लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं या डीलोकलाइज होते हैं। कैसे होते हैं? केस नंबर फर्स्ट। बेसिकली 5-6 केस हैं लेकिन मेन 4 ही हैं। पहला है कि अगर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, दो डबल बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो इस केस में एक डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन डबल बॉन्ड विल मूव टुवर्ड अनदर डबल बॉन्ड। किसकी तरफ? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड ये है। अब इसमें से कौन से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? इसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ पाई बॉन्ड्स मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर जाएंगे। इसको मैं यहाँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर जाएंगे। इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। क्लियर है? और यहाँ पे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाएं तो एटम्स की पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। एटम्स में एक बार सारे सेम ऐसे ही बना देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड और एटम्स मैंने सेम बना दिए। डबल बॉन्ड जो है वो इधर की साइड में शिफ्ट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों कार्बन के बीच में। ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो ये इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे एक और कंपाउंड दे रखा है। यहाँ पे भी क्या है, ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, शिफ्टिंग करानी होगी। यहाँ पे भी कैसे शिफ्टिंग होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो एटम्स हैं वो तो मैंने सारे के सारे ऐसे कैसे लिख दिए, जहाँ पे शिफ्टिंग करा रहे हैं वहाँ पे उसके अलावा जितने भी पाई बॉन्ड हैं उनको भी हम एज सच रख देते हैं। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन और इस बेंजीन रिंग वाले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इन दोनों की कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगी। तो ये केस नंबर 1 है। अगर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है यानी कि ऑल्टरनेट पोजिशन में है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते हैं। केस नंबर 2, अगर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अगर
कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन, यानी कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर लोन पेयर है किसी एटम के पास में, तो वहां उस केस में क्या होगा कि लोन पेयर के या नेगेटिव चार्ज जो होता है वो डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। जैसे यहाँ पे इनमें आप देखिए, इसमें अच्छा ये तो दोनों अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कैसे होगा, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड को मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे CH और CH2, ये मैंने दोबारा से एक बार और स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें एटम्स की पोजीशन फिक्स रखी, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे कैसे मूव हुआ भाई, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये CH2 डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस तरह से हमने क्या बनाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सिंगल और लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है तो एटम्स की पोजीशन आप कैसी रखेंगे, फिक्स रखेंगे। एटम्स की पोजीशन सबकी फिक्स कर दी, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन भी फिक्स है। अब ये लोन पेयर जो हैं वो किधर जाएंगे, लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे NH2 ये हो गया। अब इस ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, अच्छा यहाँ पे ठीक है, हाँ ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ से नाइट्रोजन से लोन पेयर दूर गए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप एक चीज देख रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जितना ओवरऑल चार्ज किसी एक के ऊपर है उतना ही ओवरऑल चार्ज दूसरे के ऊपर भी होगा। जैसे इसके ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो 0 था, तो इसमें भी एक प्लस और एक माइनस, टोटल चार्ज जो है वो 0 ही होगा। क्लियर है। थर्ड कंडीशन जो है दैट इज, अगर एक डबल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और डबल बॉन्ड सिंगल और अनपेयर्ड इस तरह से है ना। जैसे इसमें एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए रूल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। अब इसमें ध्यान से समझना, यहाँ पे क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉन एक ही है तो यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगेन इधर से आएगा और यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। एटम्स की पोजीशन यहाँ पे, एटम्स की और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, ये फिक्स है। इस CH और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसने डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन कर दिया, तो ये जो बॉन्ड का एक और इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और यहाँ पे ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन हुई। चौथी कंडीशन जो है वो है डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज या वेकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो कॉन्जुगेशन में हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो उसके बाद सिंगल और फिर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन में है। तो रूल क्या कहता है कि जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे देखना, एटम्स और पाई बॉन्ड्स की सिग्मा बॉन्ड्स की पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी, फिक्स रही। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ मूव करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि पहले बॉन्ड बन रहा था उससे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म की। सिमिलरली आप इसका भी बना सकते हो। यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव सिंगल और डबल, ये आपके कॉन्जुगेशन में है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किधर जाएंगे, आपके पॉजिटिव की तरफ। और क्या बनाएंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो एक बार। ये कार्बन और इस CH2 और बेंजीन के बीच में ये बन गया डबल बॉन्ड। अब जैसे डबल इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन गए तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो पूरी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज तो अब रहेगा नहीं, इसका पॉजिटिव चार्ज यानी कि इसके ऊपर जो डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की वो तो खत्म हो गई, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन के आने से। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब इस कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जहां से डबल बॉन्ड दूर गया है उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर कम हो गए। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा।
हालांकि ये आगे भी बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिंगल और डबल बॉन्ड, फिर कॉन्जुगेशन में तो ये वाली प्रोसेस आगे भी रिपीट होगी और ये यहाँ पे आगे 5 स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे इसके। जहाँ तक आपकी इस तरह का कॉन्जुगेशन बनता जाए वहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्टिंग करा के न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो मेनली ये 4 रूल ही हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में जहाँ कॉन्जुगेशन बन रहा है वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक बात और आती है, एक होती है डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं वो ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। होते क्या हैं ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर? लोन पेयर तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और हेलोजन है तो हेलोजन के पास 3 लोन पेयर हैं। अब ये नाइट्रोजन के पास जो 1 लोन पेयर है ये रेजोनेंस में आपको दिख तो रहा है लेकिन कई बार रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो क्या होगा? वो होगा लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या होता है लोकलाइज, क्या होता है डीलोकलाइज, समझ लो। लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉन्डेड एटम, ठीक है, ऐसा लोन पेयर जो सिंगल बॉन्डेड एटम से जुड़ा हुआ के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डीलोकलाइज। मतलब वो कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब सिंगल बॉन्डेड एटम से जुड़ा हुआ, सिंगल बॉन्डेड एटम जो होगा उसी के ऊपर जो लोन पेयर है वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और लोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो कैसा होगा, मल्टीपल बॉन्डेड एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा। या फिर एक और है लोकलाइज की, अगर किसी एटम के पास में 1 लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड एटम के पास में है तब तो वो डीलोकलाइज होगा। लेकिन अगर एक अदर जितने भी होंगे, एक से ज़्यादा लोन पेयर अगर हैं तो वो कैसे होंगे, डीलोकलाइज। मतलब किसी भी एटम के पास में, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं और ये ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर एक जो होगा वो ही डीलोकलाइज होगा, रिमेनिंग जो होंगे वो दूसरा ये वाला कैसा होगा, लोकलाइज लोन पेयर होगा। मतलब किसी भी एटम में जो मैक्सिमम एक ही डीलोकलाइज लोन पेयर हो सकता है, रिमेनिंग जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, आपके लोकलाइज, यानी कि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड है तो ये कैसा होगा आपका, लोकलाइज्ड, ठीक है। और ये लोन पेयर जो है वो अगर कॉन्जुगेशन में होगा, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है चेक भी कर सकते हो, ये लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। लेकिन वहीं यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में इस तरह का बॉन्ड बन गया जहाँ पे नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्डेड हो गया तो ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड हो गया, सॉरी ये डीलोकलाइज होगा और ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड हो गया और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास में 2 हैं तो इनमें से एक तो लोकलाइज्ड होगा ही सही, एक डीलोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइज होने के लिए पहली कंडीशन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कॉन्जुगेशन का पार्ट है क्या, लोन पेयर सिंगल डबल है, तो ये वाला जो होगा एक तो होगा लोकलाइज और दूसरा जो होगा वो डीलोकलाइज। डीलोकलाइज होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, लोकलाइज होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमें तो एक ही है, रेजोनेंस अगर करेगा तो एक जो है एक ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है जैसा ये वाला है, यहाँ पे भी एक जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ पे एक जो होगा वो डीलोकलाइज होगा जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और रिमेनिंग जो होगा लोकलाइज होगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जबकि यहाँ CH2 जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज डीलोकलाइज की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और क्यों बताई ये भी समझ में आ गया होगा क्योंकि रेजोनेंस जब लोन पेयर के साथ में होगा तो ये लोकलाइज वाली कहानी आपको आनी चाहिए। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोकलाइज और डीलोकलाइज लोन पेयर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। चलिए जी नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बोला है। कार्बोक्सिलेट आयन है बहुत सारे, तो ये जो मैंने रूल्स बताए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके
एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप से ड्रॉ कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको समय दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। इन सभी में वही रूल्स लग रहे हैं जो अभी हमने पढ़े थे। ये एनिलीन है, एनिलीन में भी यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और एक ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेंजल्डिहाइड में भी ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। नाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन में भी ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। इसमें सब में प्रोसेस क्या हुआ है, जो अभी हमने रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा वो ही पढ़ा है। एनिलीनियम आयन जो होता है उसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। यहाँ नाइट्रोजन जो है उसकी NH3 जो है, यहाँ पे नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ नाइट्रोजन ये पॉजिटिव सिंगल और डबल ये दिखता है कि रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसीज हो जाएंगी, मतलब 5 बॉन्ड्स बनेंगे। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सेकेंड ग्रुप का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जो कि 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बन सकती। इसीलिए जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही आपस में बेंजीन के इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ही आपस में क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन सकती है। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ में दिखने के लिए आपको दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। इसी तरह से फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन के भी ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पे ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। नेफ्थलीन के भी इसी तरह से बन सकते हैं। अब एक बात, रेजोनेंस हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब जो हमने 4 तरह के सिस्टम पढ़े उनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। अगर उनमें रेजोनेंस होता है और उसके थ्रू किसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट बोलते, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स का हो सकता है, +m और -m। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वैसे ही सेम है। +m का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कोई ग्रुप या एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम +m, और ऐसे ग्रुप्स को हम बोलेंगे +r ग्रुप। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का विदड्रॉन कर रहा है कोई ग्रुप, उसको हम बोलेंगे -m इफेक्ट या -r ग्रुप्स। जैसे अभी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, उनमें से ही एक है आपका OH, फिनॉल है ना, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। फिनॉल में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो हैं इनके थ्रू ये क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? +m इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है, ग्रुप्स जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? +r ग्रुप्स या +m इफेक्ट। तो OH जो है वो +m इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई, जैसे एग्जाम्पल की बात करें -r ग्रुप की, अगर कोई ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने के लिए कंडीशन है एक। ये कंडीशन क्या है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ ग्रुप जो होगा वो कुछ इस तरह की कंडीशन फुलफिल करता है, X डबल बॉन्ड X, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होगा। X और Y यानी कि जो ग्रुप होगा उसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और Y जो होगा, मतलब जो बाद वाला जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो जुड़ रहा है एटम X, उससे ज़्यादा होगी। X डबल बॉन्ड Y और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा हो, या फिर X ट्रिपल बॉन्ड X हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा हो, या फिर जो X है जो डायरेक्ट जुड़ रहा है वो उसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो। वो ग्रुप ही क्या करते हैं? -m इफेक्ट शो करते हैं। जैसे वहाँ मैंने फिनॉल का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे NO2 का एग्जाम्पल लो। देखो NO2 का एग्जाम्पल से यहाँ पे समझो, N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, तो ये क्या शो कर सकता है? -m इफेक्ट या -r ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई? ये क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो ये कैसा ग्रुप हो गया? इलेक्ट्रॉन
विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया। कैसा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं? माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से कम करता है। अच्छा, ऑर्थो पैरा पोजीशन तो आप जानते ही हैं। जैसे यहाँ पे इस नाइट्रोबेंजीन में ये 1 नंबर जो है इसके ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। जो इसके बगल वाली पोजीशन मतलब 2 नंबर की पोजीशन जो होती हैं, जो इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। इनके 3 नंबर की पोजीशंस जो होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। और इनके जस्ट अपोजिट वाली जो पोजीशन होती है ना, अपोजिट वाली पोजीशन जो होती है उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो आप देखेंगे कि जितने भी माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, वो ग्रुप लग जाएं तो वो क्या करेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या करेंगे? पैरा पोजीशन के ऊपर क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। जबकि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। खैर, ये वाली चीज़ तो आगे भी कई जगह पे आएंगी। यहाँ पे इतनी सी बात बतानी थी, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 इफेक्ट पढ़ लिए हैं, एक हमने मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस पढ़ लिया है, एक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है। तो एक ही ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH है, NH2 है या OCH3 है, ये ग्रुप्स हैं। तो ये ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकते हैं? तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये लोन पेयर, सिंगल और डबल ये कॉन्जुगेशन में है, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लोन पेयर हैं तो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो लोन पेयर डोनेट जब करता है तो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। जबकि यहाँ पे अगर आई इफेक्ट की बात करें तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अगर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक होता है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो है इसका प्लस एम होगा। सिमिलरली सारे जितने भी एग्जांपल मैंने दिए, जैसे NH2 है, NH2 का अगेन लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो प्लस एम इफेक्ट। और कार्बन और नाइट्रोजन में देखेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो इस तरह के ही हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें NH3 की, जो मैंने आपको एनिलीनियम आयन की बात की थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो हैं वो इधर की साइड में नहीं आएंगे। डबल बॉन्ड नहीं आएंगे तो इनमें एम इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा? NH3 का प्लस आई इफेक्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इसको आप याद रखना। ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, कई बार अपन भूल जाते हैं, तो इसको याद रखना। CH3 की अगर हम बात करें तो CH3 में कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है, सिर्फ यहाँ पे CH3 क्या कर रहा है? यहाँ पे ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp2 और sp3 में से अगर देखेंगे तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से खिंचेंगे, यानी कि CH3 एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये इसका CH3 का सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई एम इफेक्ट नहीं होगा। तो एक ही ग्रुप के प्लस एम और यानी कि मेसोमेरिक या रेजोनेंस भी हो सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट जो होता है वो मेसोमेरिक होता है। ओवरऑल रिजल्ट जो निकालेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट से निकालेंगे, और दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं। एक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, तो जो स्ट्रॉन्गर है वो ही हम फाइनल उसको ही मानेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? अगर रेजोनेंस की एप्लीकेशन की बात करें तो ये कई सारी एप्लीकेशंस हैं, इनमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वैसे डिटेल जो है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, मतलब कई सारी चीज़ें मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन अगर डिटेल में अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे GOC को, तो ये सारे पॉइंट या इसके अलावा जितना मैंने पढ़ा है इससे भी कम से कम 5 टाइम्स और ज़्यादा चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती हैं।
लेकिन एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उसके लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इससे ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप का जो है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड इफेक्ट या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसमें समझना ये क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड में ही ये दिखाई देता है ज़्यादातर। ठीक, और इसमें अभी तक जो हम देख रहे थे वो पोलराइजेशन था। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा था, कार्बन सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन था। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर है। किसका, CH बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर। प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल। अगर CH बॉन्ड जो है वो किसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल बॉन्ड के या पॉजिटिव के या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के, तो ये इस तरह का इफेक्ट शो होता है। जैसे समझना है इसको, जैसे ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर इसके बाद में ये CH है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि ये CH बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए इसकी तरफ, किसकी तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ। ठीक है, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएं, आगे शिफ्ट हो जाएं। तो कुछ टाइम के लिए क्या देखा कि इस कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में ये वाला जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला, यहाँ पे इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं रहा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस की तरह ही है लेकिन ये कैसा हुआ, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा ही ये भी डबल बॉन्ड जो है वो इस CH के साथ में भी कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड का ये CH के साथ में भी कॉन्जुगेशन में है। तो इससे हर एक कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस तरह से कितनी स्ट्रक्चर्स बनाएगा, एक स्ट्रक्चर ये बन गई, दूसरी स्ट्रक्चर इस कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बनेगी और तीसरी स्ट्रक्चर इस हाइड्रोजन के साथ बनेगी। मतलब 3 स्ट्रक्चर तो इस ये बन जाएंगे और एक स्ट्रक्चर ये होगी। तो टोटल जो हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी। एक तो ये और 3 जो हैं वो ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे बार बार ऐसे नहीं देखेंगे, अब ये इस चीज को समझ लो। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है, जब पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के अल्फा पोजीशन, जैसे अल्फा पोजीशन कौन सी है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है ये वाला, इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके पास जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं, इसके ऊपर जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें +1 कर देंगे, उतनी हमारी क्या बनेंगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन है कि डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। वही कंपाउंड्स क्या शो करेंगे, आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन और जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर है, जबकि जो रेजोनेंस है या मेसोमेरिक इफेक्ट है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना, CH बॉन्ड का, तभी ये इफेक्ट होगा। लॉन पेयर और नेगेटिव के साथ में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, जबकि रेजोनेंस चारों ही केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्डेड सिस्टम की बात करें तो मैंने जैसे बताया ही था, यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रक्चर बनेंगी। कितने, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 3 थे, टोटल स्ट्रक्चर कितनी हो गई, 3। तो ये स्ट्रक्चर और एक ये सेल्फ स्ट्रक्चर, टोटल जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगी वो 4 स्ट्रक्चर्स होंगी। तो आप एल्कीन में, एल्कीन्स जो होती हैं जिन ऐसी एल्कीन्स जिनमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती हैं। तो हमें क्या चेक करना है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में क्या चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर हमारे पास इस तरह की कोई एल्कीन दे रखी है, ये A नंबर की एल्कीन बोलूँ मैं, इसको B बोल दूँ, इसको C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ। इनमें अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं और इनकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी। तो देखो ये जो हैं ये डबल बॉन्डेड सिस्टम के कार्बन है, इनसे जुड़े हुए जो कार्बन होंगे वो सभी अल्फा कार्बन होंगे। ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन होंगे, CH3, यहाँ पे भी CH3 होगा, ये भी CH3, ये भी CH3। टोटल यहाँ पे कितने
हाइड्रोजन हुए 1 2 3 6 9 12, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का काउंट हुआ 12। अगर इसमें बात करें तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इससे जुड़ा हुआ ये और ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड सिस्टम, ये अल्फा हाइड्रोजन ये वर, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे CH3 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे 6 होगा। सी में अगर हम देखेंगे, सी में कितना है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा। इसके पास है CH2, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 8 होंगे। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, एक डबल बॉन्डेड सिस्टम यहाँ पे ये है तो अल्फा हाइड्रोजन एक ये है, एक ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। इस अल्फा कार्बन के पास में टोटल 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी पूरे हो रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास में भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 4 हाइड्रोजन, और इसके पास में भी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 हाइड्रोजन इसके पास, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके पास 6। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 हुए। अब अगर रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टोटल 13 होंगी, 12 + 1, इसमें टोटल 7 होंगी, इसमें 9 होंगी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर और इसमें 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगी। क्लियर है, ये यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन कार्ब कैटायन, सेम कार्ब कैटायन में भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन वैसे ही करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल और CH बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है, तो ये CH बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इनकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी। सिमिलरली अगर ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे सेकंड नंबर की हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये CH बॉन्ड अगर यहाँ आएगा तो ये 3rd नंबर की हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आप जानते ही हैं, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और इसके पास जो हाइड्रोजन्स होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। इन सभी में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने आने चाहिए। पहले वाले कंपाउंड में टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं वो आपके पास 9 है, दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर 6 है, ये अल्फा, और तीसरे में इससे जुड़ा हुआ सिर्फ ये कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो +1 इन सभी अल्फा हाइड्रोजन्स में कर देंगे, उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इसमें बन जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट कार्बन फ्री रेडिकल के साथ में भी सेम है, जिस कार्बन के ऊपर फ्री कार्बन प्रेजेंट होता है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके पास जितने हाइड्रोजन्स होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। इसी तरह से सेम जैसे कार्ब कैटायन के लिए बोला था वैसे ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हर एक ये जो कार्बन है उससे जुड़े हुए जो कार्बन है उन सभी को क्या बोलेंगे हम अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन होगा, इससे जुड़ा हुआ ये भी है तो ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा। इनके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा, ये भी अल्फा, तो इनके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। क्लियर, यहाँ पे दे रखे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, +H और -H। जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ही शो करता है, सिर्फ एक CCl3 जो होता है वो -H या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, बट रिमेनिंग सब जगह पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ही होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो अभी तक हमने पढ़े उनमें। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, मतलब रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो डिस्टेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि हमने बात की थी कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। 3 और 4 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट लगभग 0 हो जाता है। अगर तीनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पावरफुल मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम जो इफेक्टिव होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन जो हैं वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्ट करते हैं, ऑर्थो और पैरा पे जो होते हैं एक्ट करते हैं और ऑर्थो और पैरा पे सेम होते हैं क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ये
मेटा पोजीशन पे एक्ट नहीं करते। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, मेटा पे कम और पैरा पे सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न पहले वाले पॉइंट से ही समझ में आता है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये मेटा मेसोमेरिक या रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ऑर्थो पोजीशन जो होती है वो सबसे नियरेस्ट होती है, 1-2 पोजीशन को कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन जो है उस पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। मेटा उससे थोड़ा दूर होता है, इसलिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। और पैरा सबसे दूर होता है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट पैरा पोजीशन पे सबसे कम होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा, ठीक है। एनी ग्रुप कैन शो मोर देन वन इफेक्ट, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। कोई भी ग्रुप जो होता है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों में से 2 या 2 से ज़्यादा इफेक्ट भी शो कर सकता है, या कोई एक भी इफेक्ट शो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो CS3 है, तो CS3 जो होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट तो शो नहीं करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन +H इफेक्ट शो करता है, +I इफेक्ट भी शो करता है। OH का तो हमने एग्जांपल देखा ही था। OH जो होता है वो उसके पास लॉन पेयर होते हैं, तो ये +M इफेक्ट शो करता है, +M इफेक्ट शो करता है। -M नहीं करेगा, +H नहीं करेगा, -H भी नहीं करेगा, -I इफेक्ट शो करता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे OCS3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, +M इफेक्ट शो करेगा, और -I क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन NH2 अगर है तो NH2 में भी नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो +M इफेक्ट शो करेगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है, तो ये -M इफेक्ट शो करता है। कहने का मतलब ओवरऑल मतलब, ये तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कहने का मतलब ये है कि एक ही ग्रुप एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। और ऑर्डर आपको याद रखना ही है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने डिटेल में समझाई हैं। अब आप देखेंगे इसमें पढ़ के, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में लिया था, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। यहाँ पे आपको बीच बीच में कुछ ऑर्डर्स दे रखे हैं, जैसे ये ऑर्डर दे रखा है आपको कार्ब कैटायंस का, है ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कौन से इफेक्ट से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ये वाला जो है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। इन एग्जांपल्स को भी आप करेंगे तो आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हूँ उन सभी में ये कवर्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक जो पार्ट है वो है आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो बेसिकली 4 टाइप की होती हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। हालांकि ये रिएक्शंस जो हैं इनके एग्जांपल्स के साथ में या GOC में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें क्लास 12th में अलग अलग चैप्टर्स के साथ में ये रिएक्शंस और इनकी मैकेनिज्म दी हुई है, तो वहाँ पे NCERT में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो सारे अपलोडेड हैं। क्लियर है आपको ये टॉपिक? मैंने थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा लॉन्ग हो गया है वीडियो, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको एक बार नहीं 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से हर एक एग्जाम्पल को सुनना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको आप POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।